जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से मिले नोटों के वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड नहीं करने चाहिए थे। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह दलील क्यों दी है? एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम को 5 साल से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही और क्या अयोध्या भूमि विवाद वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में सुनाया था? दी लल्लन टॉप ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रचूड़ से सारे ज़रूरी सवाल पूछे हैं। आज के शो में उन्हीं जवाबों की झलकियां हम आपको दिखाएंगे। सबरीमाला मंदिर फैसले के बाद हुई ट्रोलिंग और घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो। पूर्व CJI ने हर सवाल पर विस्तार से अपनी बात रखी है। जल्द ही पूरा इंटरव्यू भी आपके लिए उपलब्ध होगा। इससे इतर बात करेंगे असम की एक अधिकारी के यहाँ मिले कैश और गोल्ड की। वहाँ के CM ने इस गिरफ्तारी में हिंदू मुस्लिम वाला कौन सा एंगल खोज निकाला है और किस तरह के एक्शन की बात कही है, इस पे बात करेंगे। चर्चा देहरादून में भारी बारिश से मची तबाही की भी करेंगे। 5 लोग लापता हैं, दुकानें और होटल बह गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लेंगे। जिक्र ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच नए सिरे से शुरू हुई बातचीत का भी करेंगे। क्या कोई सिल्वर लाइनिंग दिख रही है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगाया गया 50% का टैरिफ हटाएंगे या इसमें नरमी बरतेंगे? विद्वानों के जरिए इसको भी समझेंगे। चर्चा क्रिकेट की भी होगी, जहां बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के पूर्व चीफ जस्टिस। उनके नाम धनंजय में जो धन है उसका मतलब पैसा दौलत नहीं है। उनकी मां प्रभा चंद्रचूड़ ने ये नाम रखा था और कहा था कि तुम ज्ञान अर्जित करना, और धनंजय ने ऐसा ही किया। देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई, बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत, जजशिप और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रास्ते दिल्ली तक का, सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र। आज यानी 16 सितंबर को दी लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में वो आए। हर सवाल, हर पहलू पर विस्तार से बात की। जल्द ही पूरा इंटरव्यू गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के तौर पर आपके लिए उपलब्ध होगा। आज के लल्लन टॉप शो में हम आपको सुनाएंगे उन सवालों के जवाब जो पूर्व CJI के साथ जुड़े चले आते हैं, क्योंकि उन्होंने विस्तार से उनका जवाब दिया है। और इस शो में समय की बाध्यता है, इसलिए हमने कोशिश की है कि जवाबों का सार आप तक ज़रूर पहुँचे। तो शुरू करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। इससे पहले उन्हें 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। उनके करियर का एक हाई पॉइंट अयोध्या भूमि विवाद फैसला रहा था, टाइटल सूट कहते हैं जिसको। आपको मालूम ही है कि विवादित जमीन पे मंदिर बनाने का आदेश हिंदू पक्ष को मिला था। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन देने का सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया था। फैसला देने वाली 5 जजों की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। फैसला आया तो फैसले की आलोचना भी हुई और अब तक हो रही है। आलोचना करने वालों में एक बड़ा नाम था ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुरलीधर का, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। 10 सितंबर के दिन एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अयोध्या फैसले और जस्टिस चंद्रचूड़ पर निशाना साधा। बोले कि ये बिना लेखकों के नाम वाला फैसला है, जिसे ऑथरलेस कहा गया। लेकिन खुद लेखक ने कहा कि उन्होंने ये फैसला एक देवता से बातचीत के बाद लिखा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये फैसला ऐसा लगता है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया आगे न बढ़ाने के लिए लिया गया, काफ़ी सोच समझकर, जबकि मध्यस्थ कोर्ट को बता रहे थे कि एक समझौता हो चुका है लेकिन सभी पक्षों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगर जज खुद सभी पक्षों के साथ बैठे होते तो शायद बातचीत से ही कोई हल निकल जाता। इस विकल्प पर विचार किया जा सकता था। जस्टिस मुरलीधर आगे कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या थी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई फैसले की तारीख से 10 दिन बाद रिटायर होने वाले थे? इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ का जवाब आया है, सुनते हैं। देखिए, मैंने भी पढ़ा है जो जस्टिस मुरलीधर ने हाल ही में कहा था। अब ये बात है कि कई न्यायाधीश अपने निवृत्ति के बाद
समाज सुधारक बन जाते हैं। शायद वो समाज सुधारक बनना चाहते हैं। उसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा है उससे मैं ऑब्वियसली सहमत नहीं हूँ। उनकी राय है, पर उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने कहा कि दिस वाज एन ऑथरलेस डिसीजन। ऑथरलेस डिसीजन क्यों था, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये मसला ऐसा था जो हमारे समाज को, देश को कम से कम 100 साल से ज़्यादा तो हो गए थे। इतना तनाव हुआ था, ब्रिटिश काल में तनाव हुआ था, उसके पहले तनाव हुआ था, उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद तनाव हुआ था। जब हमने इसको तय किया, सारे जजेस में चर्चा हो गई। चर्चा तो हर रोज़ रहती थी हमारी, इनफॉर्मली, फॉर्मली। शाम को हम जब कोर्ट से उठते हैं तो बेंच में जो लीडर होते हैं, प्रिसाइडिंग जज होते हैं, वो कहते हैं चलिए चाय के लिए आइए मेरे चैम्बर में। उस समय चर्चा होती है। उस समय हमने तय किया कि इसमें जजमेंट किसने लिखा है ये हम नहीं लिखेंगे इसमें। क्यों? ये मसला ऐसा था, कोई सर्वसाधारण मसला नहीं था। इसमें समाज में इतना ज़्यादा तनाव हुआ था, हम सबको पता ही है, इसका इतिहास हमें पता है। तो हमने सबने सोचा कि हम निर्णय जो भी हो, पर एक आवाज़ में, इन वन वॉइस वी शैल स्पीक। वो कहते हैं कि एक वजह है कि 9 नवंबर को जस्टिस गोगोई का रिटायरमेंट था, तो क्या फ़र्क पड़ता, उनको रिटायर करने देते, मीडिएशन चलती। अरे कोई ये जोक है? वो जज रहे हैं, खुद जज रहे हैं। उन्होंने ये कहना मुझे ताज्जुब हुआ। कोई बाहर का व्यक्ति कहे तो ठीक है। आपने पूरा मामला सुना है। सुनवाई के दौरान मीडिएशन चल रहा था। मीडिएशन को फुल अपॉर्चुनिटी दे दी गई। मीडिएशन में कोई हल नहीं निकला। मीडिएशन में आपको पता है 3 लोग थे, मीडिएटर्स थे। श्री रविशंकर जी थे, एक फॉर्मर जज थे, और एक व्यक्ति थे जैसे मिस्टर श्रीराम पांचू थे, और हमारे फॉर्मर जज थे। मीडिएशन रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। मीडिएशन रिपोर्ट पढ़ के ये पता चला कि कोई हल नहीं हुआ है जो एक्सेप्टेबल टू ऑल कम्युनिटीज़ है। सारे पार्टीज़ को मीडिएशन का हल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मीडिएशन में कोई हल नहीं निकला। अब हम क्या कहते, ठीक है और 15-20 साल निकलने दीजिए, मीडिएशन चलता रहेगा। लोग हंस पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट है क्या है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरा जिक्र किया कि जिन्होंने जजमेंट लिखा है वो देवता को उन्होंने अपील किया। अब मैंने जैसे कहा कि द जजमेंट हैज़ नो एट्रीब्यूशन ऑफ ऑथर, सो एज अ पर्सन हु इज़ अ डिसिप्लिन्ड judge of the system, I'll stand by the fact that it is authorless. शायद वो वीडियो क्लिप देखते तो उनको पता चलता कि कई बार सोशल मीडिया को आप पढ़ के, देख के आप अपनी राय बनाना कई बार गलत भी हो सकता है। आपको ध्यान होगा जस्टिस मुरलीधर वही जस्टिस हैं जिनके पास दिल्ली हाई कोर्ट की पोस्टिंग थी दिल्ली दंगों के समय, और उनके ट्रांसफ़र पर काफ़ी सवाल उठे थे। अब दूसरे बड़े सवाल की बात करते हैं। आपको याद ही होगा कि 11 सितंबर 2024 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक वीडियो और फोटो सामने आया था। गणेश उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री सीजेआई के आधिकारिक आवास पे पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री ने वहां पूजा में हिस्सा लिया था। सीजेआई के साथ उनकी पत्नी कल्पना भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री का एक एक्स पोस्ट भी आया था और इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया था। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव वाली बहस फिर से छिड़ गई थी। सीजेआई को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था कि उन्होंने दोनों के बीच की लाइन को मिटा दिया है। पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बिना बताए सीजेआई के घर पहुंच गए थे या सीजेआई ने उन्हें खुद बुलाया था, और इसके मानी क्या थे? जवाब सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे घर पे आए थे। दिस इज़ करेक्ट।
मैंने उनको, देखिए मैं 2 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा था। अक्सर मुझे उनके ऑफिस जाना पड़ता था, मैं उनके घर भी गया हूँ। कई बार एजेंडा होता था मीटिंग के लिए, जैसे कि CBI डायरेक्टर का चयन है, जो कमिटी में चीफ जस्टिस इज़ अ मेंबर ऑफ द कमिटी, या लोकपाल का चयन है, चीफ जस्टिस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज़ अ मेंबर ऑफ द कमिटी। तो हम वहाँ पर जाते थे, ऑफिशियल एजेंडा में बात होती थी। अब आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल पार्लियामेंट में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में और कुछ बात हो, ये ऑफिशियल मीटिंग होने के बाद द प्राइम मिनिस्टर से टू द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑल्सो, बैठिए 5 मिनट चाय पी लेते हैं, आप अपने काम के लिए जा सकते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या हो रहा है। तो मुझे पूछते थे, आपका नया प्रकल्प क्या है, आप नया प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आप क्या कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन में आप क्या कर रहे हैं, वो अपनी राय देते थे। मैं उनके घर भी गया हूँ इनवाइट करने ऑफिशियल फंक्शंस के लिए। तो मेरी रिटायरमेंट पास में आ गई थी। मैंने कहा कि हम एक फंक्शन में बैठे थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप क्या आएंगे गणपति के लिए, तो मैंने कहा कि ज़रूर आ जाऊँगा मैं, ऐसी क्या बात है। तो ये जो है दिस exchange between high functionaries at a constitutional level, this has nothing to do with the work which we do. वही चंद्रचूड़ है ना जिसने, ठीक है, जिनके घर प्राइम मिनिस्टर आए थे, पर वही हैं व्यक्ति जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। अब कुछ और अहम सवालों की बारी। मसलन दिल्ली दंगों के आरोपी एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम को अभी तक जमानत क्यों नहीं मिली है? कैद में रहते हुए 5 साल बीत चुके हैं, जबकि देश की तमाम अदालतें और न्यायाधीश बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल। दरअसल इस मामले को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ फरवरी 2025 में एक इंटरव्यू में अपनी राय रख चुके हैं। उन्होंने कहा था कि खालिद की तरफ से ही, खालिद के वकील ने ही खुद ही कई बार जमानत याचिका को वापस ले लिया। इस बयान की आलोचना भी हुई। आरोप लगा कि यह मामला नियमों के खिलाफ जाकर जस्टिस बेला त्रिवेदी को सौंपा गया। उन जस्टिस बेला त्रिवेदी को जो 2001 से 2014 तक गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार की कानून सचिव रही थीं। इस सवाल पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने लल्लन टॉप से ये कहा, वकील या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के एक अंग हैं, वो सोचते हैं कि हम अपना केस इसी जज के सामने चलाना चाहेंगे और इस जज के सामने हम अपना केस चलाना नहीं चाहेंगे। मैं सोचता हूँ ये आज हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए और सिस्टम के लिए सबसे बड़ा डेंजर है। यदि ये हम पावर किसी एक वकील या किसी एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंग को दे दें या पॉलिटिकल पार्टी को दे दें कि हम ये केस इनके सामने आर्ग्यू करेंगे, इनके सामने नहीं करेंगे, इसमें डेंजर कितना। अब ये उमर खालिद की बात कर रहे हैं या शाजील इमाम की बात कर रहे हैं। कल को इसी मामले को लेके कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो कहेंगे अच्छा मेरा केस जो है ये मैं इस जज के सामने ही ले जाऊंगा, ये केस मेरा है, मैं इस जज के सामने नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जज जो हैं वो ज़रा ज़्यादा प्रो लेबर हैं, मुझे प्रो लेबर जज नहीं चाहिए, मुझे प्रो इंडस्ट्री जज चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ा हमारे सिस्टम के लिए, एक केस का आउटकम छोड़ दीजिए सौरभ जी, हमारे सिस्टम के फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ओवरऑल सिस्टम देयर इज़ अ ग्रेव डेंजर इन फॉलोइंग दिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट कि इनको के, मैं बेला त्रिवेदी की बात 1 मिनट में कर दूंगा, पर आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम कि ये जब हम अपनाएं, इस नीति को हम आज अपनाएं, आज ठीक है एक पर्सनल लिबर्टी का मामला है, इसी से पूरी न्याय संस्था को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यही केस का मैं बात कर लेता हूँ। ये कहना कि ये केस उनको स्पेसिफिकली अलॉट किया वो भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट में अलॉटमेंट के बारे में रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं। मान लीजिए अब जज 1, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे, नाम नहीं लेता हूँ मैं, ओरिजिनल केस मान लीजिए जज नंबर 2 और उदाहरण के लिए जज नंबर 2 और जज नंबर 5 के साथ हैं। जज नंबर 2 रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अब जज नंबर 2 जब रिटायर हो जाते हैं
तो ये केस जज नंबर 2 का असाइनमेंट है, वो किसी और जज को अलॉट हो जाता है। मान लीजिए जज नंबर 3 को अलॉट हो जाता है, तो जज नंबर 3 और जज नंबर 5 के साथ केस इट ट्रैवल्स। सो द जज हु रिमेन्स इन द सिस्टम after the retirement of a senior judge gets tagged on with that case. I hope I've made myself clear. In this very case, the same principle has been followed. In fact, if you see the records of not just this case but similar cases, you will find, for instance, I was criticized when I was Chief Justice of India कि ये केस बोपन्ना साहब और इनके पास थी, ये बोपन्ना साहब क्यों हटाया गया। अब उसका कारण यही था, बोपन्ना साहब जब केस सुन रहे थे उनका सर्जरी हुआ था, ही अंडरवेंट अ हार्ट सर्जरी। उनके ऑफिस से मैंने अपने रजिस्ट्री को बताया कि देखिए बोपन्ना साहब अवेलेबल नहीं हैं, उनके लिए हम रुकते हैं, जब वो वापस आ जाएंगे तो वो केस उनको असाइन हो जाएंगे। उनके रजिस्ट्री से, उनके पर्सनल ऑफिस से जब मैसेज आया कि साहब की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है और वो रिटायर होने जा रहे थे, ही वुड लाइक टू टेक अ लाइटर असाइनमेंट बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ हिज हेल्थ, देन द केस हैड टू बी रीअसाइन्ड। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इन द सुप्रीम कोर्ट। आखिर में दो और सवाल। आपको मालूम ही है कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर की उस परंपरा को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसमें मासिक धर्म वाली महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह परंपरा जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है, ये भी कि पवित्रता को आधार बनाकर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की आलोचना तो हुई ही, जस्टिस चंद्रचूड़ को भी निशाने पर लिया गया। यह कहा गया कि फैसले में शामिल जस्टिस इंदु मल्होत्रा उनके तर्कों से सहमत नहीं थी। जस्टिस चंद्रचूड़ को हिंदू विरोधी भी बताया गया। अब उन्होंने अपना पक्ष सामने रखा है। सबरीमाला का जो हमने वर्डिक्ट दिया वो आसान वर्डिक्ट नहीं है। जो आजकल हम जो भी ये बड़े मामले आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी आसान नहीं है। अब ये कहना कि महिला को आप किसी मंदिर में आप उसको जाने के लिए इजाज़त दे दीजिए, irrespective of the fact that she is in the menstruating age group, of course it's a very positive decision. लोग ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आपने उनके आस्था को अफेक्ट कर दिया है। आपने ये समझना चाहिए कि भाई मैं जज हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ जो मैंने किया है वो सही है। यदि समाज में कोई और राय उसके बारे में सोचता है और शायद कठोर शब्दों में भी हमारे खिलाफ वो बोलता है, ठीक है, बोलने दीजिए। आखिर में बात जस्टिस यशवंत वर्मा के आवाज से मिले नोटों की गड्डियों की। जस्टिस चंद्रचूड़ का मानना है कि वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाना था। क्यों? खुद सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो वीडियो क्लिप थी वो वीडियो क्लिप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी। अब उसमें मेरी सहमति नहीं है, क्योंकि कमेटी जब बनी थी, इन हाउस प्रोसीजर में जो कमेटी बनी थी वो किस लिए बनी थी कमेटी, कि क्या ये वीडियो सच है, क्या ये वीडियो डॉक्टर्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब वेबसाइट पे ही वीडियो डाल दी तो आम नागरिक क्या सोचेगा देश में, अरे सुप्रीम कोर्ट में ही तो वीडियो डाल दी है तो ये सच ही होगा। जो आम नागरिक होता है वो उसको ये नहीं पता होता है कि वीडियो डॉक्टर का हो सकता है, वीडियो डॉक्टर नहीं हो सकती है। वो वीडियो की सच्चाई तो आपको तय करनी है। तो ये थी उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की कुछ झलकियां। जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि संविधान उनके लिए भी काम करता है। जो इसमें विश्वास नहीं रखते तो संविधान में है अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। आप भी जस्टिस चंद्रचूड़ के जवाबों पर अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में, और पूरी बातचीत जल्द लल्लन टॉप पर आपके लिए हाजिर होगी। उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करिए। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी, असम सिविल सेवा यानी ACS की अधिकारी नूपुर बोरा से जुड़ी है। उनके घर से नोटों की गड्डी की जो तस्वीर आई, देखकर उंगलियां पिरा जाएं कि इन्हें गिनेगा कौन, सोचकर मन डावाडोल हो जाए कि इतना कैश होता भी है क्या।
मुद्दा ये है कि नूपुर बोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। असम की मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता सेल ने नूपुर बोरा के घर सहित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की, 92 लाख रुपए नगद और करीब 1 करोड़ रुपए के गहने जब्त किए गए। इन्हीं में से नोटों की गड्डियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान भी आया है। बोले कि 2019 बैच की असम सिविल सेवा अधिकारी नूपुर बोरा की जांच चल रही थी, क्योंकि उन पर हिंदुओं से मुस्लिमों को जमीन ट्रांसफर में पैसे लेकर मदद करने का आरोप है, जबकि सरकार ने ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई हुई है। जमीन ट्रांसफर को लेकर अगस्त में असम कैबिनेट ने एक एसओपी को मंजूरी दी थी। कहा गया कि अगर 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच जमीन ट्रांसफर की अर्जी आए तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की सामान्य जांच के बाद इसे जिला कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। फिर असम पुलिस की स्पेशल सेल पैसे के सोर्स, सामाजिक एकता पर असर और राष्ट्रीय सुरक्षा की जांच करेगा। 36 साल की नूपुर बोरा असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं। 6 साल से सिविल सेवा में है। जनवरी 2019 में नियुक्ति हुई। फिलहाल कामरूप जिले के गोरीमारी में सर्कल अधिकारी के पद पर तैनात रही हैं। अगली सुर्खी पर चलते हैं। उत्तराखंड का देहरादून जिला भारी बारिश के कारण बेहाल है। मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की खबर भी है। टपकेश्वर, डीआईटी कॉलेज, राजपुर, शिखर फॉल्स और भगत सिंह कॉलोनी में कम से कम 5 लोग बह गए हैं। स्कूल बंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राहत और बचाव कार्य भी चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसडीआरएफ शहर में फंसे 100 से ज़्यादा लोगों को बचाने में लगी हुई है। प्रेम नगर के श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट से 500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने कहा कि भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे हादसे हो सकते हैं। कई रास्ते प्रभावित हैं। प्रेमनगर में देहरादून पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग का एक पुल का हिस्सा टूट गया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह बंद है। मसूरी देहरादून रोड पर मलबे ने कई हिस्सों को बंद कर दिया है। प्रशासन ने मसूरी जाने वाले पर्यटकों को सड़क खुलने तक रुकने की सलाह दी है। अगली सुर्खी एशिया कप से है। टीम इंडिया के खिलाफ मैच के बाद से ही पाकिस्तान के लिए एशिया कप में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। टीम इंडिया के हाथ नहीं मिलाने से बौखलाई पाकिस्तानी टीम को आईसीसी से भी बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच के बाद मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट पर आरोप लगाए थे। आईसीसी से शिकायत दर्ज कराई थी, धमकी भी दी थी कि अगर पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाया जाता है तो वो इस टूर्नामेंट में अपना अगला मुकाबला नहीं खेलेंगे। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की मांग को खारिज कर दिया है। आईसीसी ने मामले की जांच की, जिसमें एंडी पायक्रॉफ्ट पर पीसीबी के सभी आरोपों को गलत पाया है। क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ने कहा कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के टॉप अधिकारियों को पहले से मालूम था कि टॉस के दौरान दोनों कप्तानों के बीच हैंडशेक नहीं होगा। इसमें पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी भी शामिल थे। अब पाकिस्तान टीम क्या करेगी? क्या टूर्नामेंट से हटेगी या फिर अपनी धमकी पर फिर से विचार करेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर की ओछी हरकत क्या है जो उन्होंने लाइव टीवी डिबेट में की है। नाम है क्रिकेटर का मोहम्मद यूसुफ। पाकिस्तानी चैनल समा टीवी का पैनल डिस्कशन चल रहा था। उनसे भारत की जीत और नो हैंडशेक वाले स्टैंड पे सवाल किया गया। इसके जवाब में वे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के नाम को एक जानवर के नाम से जोड़कर पेश कर रहे थे, बेहद अभद्र और ओछे तरीके से। एंकर ने कई बार बीच में मोहम्मद यूसुफ को टोकने की कोशिश भी की, लेकिन यूसुफ ने उनकी एक नहीं सुनी। अगले 5 मिनट के अंदर 4 बार उन्होंने सूर्य कुमार यादव का नाम तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अभद्र तरीके से बातचीत कही। ये साफ तौर पर सूर्य कुमार को नीचा दिखाने की हरकत थी। अब इसके आगे क्या ही कहें। अगली सुर्खी, क्या भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर एक पखवाड़े से उमड़े संकट के बादल छंट जाएंगे? क्या दोनों देशों के बीच प्रभावित व्यापारिक संबंध जल्दी पटरी पर लौटने वाले? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इसकी सुगबगाहट शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सरकार के मुख्य ट्रेड डील नेगोशिएटर ब्रैंडन लिंच की एक टीम भारत आ चुकी है। वो दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पहुंचे, जहां लिंच की टीम ने भारतीय वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और अन्य भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक का मकसद केवल व्यापार संबंधी मामलों के समाधान के लिए रोड मैप तैयार करना है। ये प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता
BTA मतलब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अगले दौर की चर्चा का हिस्सा नहीं है। ये एक दिन चलने वाली बैठक है जो भविष्य में होने वाली औपचारिक बातचीत के लिए भूमिका तैयार करेगी। यानी अभी बातचीत होगी, आगे क्या बातचीत होगी उसके लिए ये बातचीत होगी, फिर आगे जो बातचीत होगी वो अलग से बातचीत होगी। इस बातचीत के बाद तय होगा कि आगे की ट्रेड डील की दिशा जो होने वाली है वो क्या होगी, बातचीत के मानी क्या हैं और आगे क्या होता दिख रहा है, ये सुनते हैं एक्सपर्ट से। अभी अगर हम अमेरिका के साथ पिछले 2-3 महीनों में जिस परिस्थिति से हम गुजरे हैं, अगर हम देखें तो ये सच में एक इम्प्रूवमेंट है कि उनके डिस्कशन के लिए उनकी टीम आ रहे हैं, हमारे डिस्कशन के लिए हमारी टीम जाएंगे। और पिछले 1-1.5 हफ्ते में ट्रंप और प्रेसिडेंट मोदी दोनों ही काफी सकारात्मक बयान दे चुके हैं। लेकिन जितना पीछे हम लोग हट चुके थे उनको देखकर पीछे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता काफी हद तक झटका लगा था, उन सबको चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये मानना ही होगा कि अभी रास्ता काफी दूर है। हठात से कोई एग्रीमेंट खासकर उन चीजों में जैसे एग्रीकल्चर में, डेयरी में, इसमें होना मुश्किल है। साथ में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पहले ही अपना तेवर काफी हाई कर चुका है और इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि दूसरे देश जैसे जापान या यूरोपियन यूनियन जिस तरह से अपना सामने अपने आप को झुक अपना 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 जैसे कहते हैं तलवार हथियार डाल दिए हैं, हम वो नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए झट से कोई एक्सपेक्टेशन हमें रखना नहीं चाहिए और सही भी है देश के लिए। आज का एलन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।